हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंड्यार, आपके अपनी पॉकेट पढ़ाई चैनल पे। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड आप जानते ही हैं कल्चर स्टडी हम ले रहे हैं एंड पूरी गाइडेंस मैंने कल्चर स्टडी को लेकर आपको दी थी, पूरी स्ट्रैटेजी कि किस प्रकार से चीज़ें हैं एंड ऑल। एंड उसी श्रेणी में एक लेक्चर भी मैंने प्रॉपर आपको कल्चर स्टडी में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया था, जहाँ पर यहाँ कॉमिक तक मैंने जो है क्लोज किया था। ठीक है, तो उसी से आगे आज हम बढ़ेंगे एंड इनसे हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिए इन पर्सन को, इनके बारे में थोड़ा सा इनसे संबंधित मैंने पिछले लेक्चर में भी लिया था। तो ये हैं दोस्तों आपके स्टुअर्ट हॉल। ठीक है, तो स्टुअर्ट हॉल हमारे कल्चर क्रिटिकी हैं, इनसे संबंधित हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा लिया था। अब आज हम आगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या हमारे लिए काम की बातें कही हैं। तो दोस्तों 1981 में 1981 में स्टुअर्ट हॉल का एक ऐसे यानी कि प्रस्ताव आया था जिसका नेम था नोट्स ऑन डीकंस्ट्रक्टिंग द पॉपुलर दैट ऑर्डिनरी पीपल आर नॉट कल्चरल डोप्स। ठीक है, तो ये पूरा एक ही ऐसे का नाम है, एक ही प्रस्ताव का नाम है जो स्टुअर्ट हॉल ने दिया था, जो 1981 में आया है, जिसका नेम है नोट्स ऑन डीकंस्ट्रक्टिंग द पॉपुलर दैट ऑर्डिनरी पीपल आर नॉट कल्चरल डोप्स। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर स्टुअर्ट हॉल ये कहना चाहते थे कि जो हम ऑर्डिनरी पीपल की बात करते हैं, जो हम कॉमन मैन की बात करते हैं, वो कल्चरल डोप्स नहीं है, यानी कि वो काइंड ऑफ कल्चर के गुलाम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो आम आदमी है वो जो चला आ रहा है उसको फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक जो आम आदमी है, ऑर्डिनरी पीपल है, उसका जो भी खान पान है, रहन सहन है, जो भी उसका उठना बैठना है, वो काफ़ी हद तक जो है समय के साथ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, उस पर प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कॉमन आदमी है, ऑर्डिनरी पीपल है, जो चला आ रहा है उस पर चल रहा है, नहीं, वो कल्चरल डोप नहीं है। वो ठीक है, कल्चर उसका कोई ना कोई है, पर समय के साथ उसमें बदलाव भी होता है, चेंजेस भी आते हैं और वो चीज़ों को एडेप्ट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अगला सेंटेंस और भी है, उसको मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। Here he is referring to agency, a theoretical concept that insists on the active critical capacity of subordinate people। कहने का मतलब है ये जो सबऑर्डिनेट पीपल है, यानी कि हमारे कॉमन मैन है, जो नीचे के मतलब मिडल मैन है, जो मैक्सिमम तबका है, जो मैक्सिमम जनसंख्या है, ये प्रॉपर एक्टिव रहते हैं चीज़ों में और इनमें प्रॉपर क्रिटिकल कैपेसिटी है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। आप सब ऑर्डिनेट पीपल को, आप ऑर्डिनरी पीपल को कल्चरल डोप नहीं कह सकते, कल्चर का गुलाम नहीं कह सकते। उनकी एक अपनी सोच है, वो क्रिटिकली एनालाइज चीज़ों को करना जानते हैं, एक्टिवली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टुअर्ट हॉल यहाँ पे कल्चर क्रिटिक हो गए। उनके 1981 में ऐसे आए हैं, नेम आपने याद रखना है, और इस ऐसे के माध्यम से क्या कहा है उन्होंने वो आपने याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट दिखती सी बात है, जो भी लिखा जाता है टेक्स्ट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर देना, कहते हैं ना, तो वैसा ही। तो टेक्स्ट क्या है दोस्तों, कल्चर स्टडी में ना हमारा टेक्स्ट से क्या मतलब होता है, यानी कि जब आप कल्चर स्टडीज कर रहे हो, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट का मतलब आपके लिए क्या है। तो ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ये नहीं है जो लिखा हुआ है, जो रिटन है, बल्कि जो हम टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, जो फोटोग्राफ्स क्लिक होते हैं, जो फैशन है, हेयर स्टाइल है, ये सारे भी हमारे लिए टेक्स्ट ही हैं। हम सिर्फ लिखा हुआ फॉलो नहीं करते अपने कल्चर में, हमको जो दिख रहा है, किसी की जो स्टाइल स्टेटमेंट है, किसी का पहनावा, किसी का खान पान, उसका भी हम पे पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सो कल्चर के अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिखे हुए के अलावा आप जो भी देख रहे हो, फिल्म, टीवी शोज, फोटोग्राफ्स, फैशन, हेयर स्टाइल्स, हेयर डू, आपका पहनावा, वो हर एक चीज़ आपके लिए टेक्स्ट है, क्योंकि वो आपके कल्चर पे प्रभाव डालती है, आपके कल्चर को एक मीनिंग देती है, आपके हर पर्सपेक्टिव को वो डिफर करती है। तो नॉर्मल होता लैंग्वेज में तो टेक्स्ट होता लिखा हुआ, पर कल्चर में टेक्स्ट इसका मीनिंग बियॉन्ड है, बहुत बड़ा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी यहाँ पे कल्चरल हेगेमोनी की। कल्चरल हेगेमोनी में अगर मुझे बात करनी पड़े तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि हेगेमोनी क्या होता है, फिर आगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा।
हैगेमोनी होता है दोस्तों जो कहीं ना जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने देखा होगा जब फैमिली भी होती है तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, या हमको खाने पीने का शौक है तो कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो भी बहुत पसंद होगी। जैसे राजमा चावल आई थिंक 80% भारतीयों के फेवरेट हैं। कुछ और भी होगा तो वो राजमा चावल प्रेफर करेंगे, है ना। या पहनावे की बात करूँ, आप जो मर्जी स्टाइल से स्टाइल कैरी कर लो, पर एट द एंड जो फाइनली कुर्ते पजामे में जो कंफर्टेबल फील करते हैं वो हमें पसंद है। तो जो भी हमारा कल्चर है ना, उसमें आपका जो भी खान पान है, रहन सहन है, जो भी है, उसमें जो चीज़ आपको मतलब प्रभावित करती है अटमोस्ट लेवल पे, जो औरों पे हावी है, औरों पे डोमिनेंट है, वो हमारा कल्चरल हेगेमोनी होता है। ठीक है। और कुछ भी आप खाएं पिए, पर कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो आपकी फेवरेट होगी, बाकियों में आप उसको चुनेंगे तो वो डोमिनेट कर रही है वहाँ पे। कुछ भी पहनावा होगा पर कोई चीज़ होगी जो वहाँ पे डोमिनेट कर रही होगी। जैसे पंजाब में सलवार सूट चलते हैं, अगर आप बिहार या चले जाओ वहाँ पे साड़ी चलती है, तो वहाँ पे वो पहनावा डोमिनेंट है, यहाँ पे ये पहनावा डोमिनेंट है। तो कल्चरल हेगेमोनी और कुछ नहीं है। कल्चर हेगेमोनी क्या है, हमारे सोसाइटी में जो भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, उसमें जो चीज़ आपकी मैनिपुलेट कर रही है, जो चीज़ डोमिनेट कर रही है, जो बाकियों को हटाकर अपनी एक पर्सनैलिटी आगे रख रही है, वो आपका कल्चरल हेगेमोनी होता है। सो कल्चर के किसी भी हिस्से में जो चीज़ डोमिनेट करे और बाकियों को पीछे कर दे, वो आपका कल्चर हेगेमोनी होता है। तो आप बताइएगा कि खान पान में कौन आपके केस में डोमिनेट करता है, आपको क्या पसंद है, कुछ भी होगा आप क्या प्रेफर करोगे। पहनावे में आपके लिए क्या हेगेमोनी, आपको क्या पसंद है, मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब दोस्तों आगे तो अगेन एक बिल्डिंग आ गई है, तो कोई ना कोई स्कूल होगा। तो ये हम फिर से बात कर रहे हैं एक सेंटर की, जो है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडी। ये मैंने बिल्कुल शुरू से यहीं से आपको पढ़ाना शुरू किया था कि कैसे कल्चर स्टडी को लेकर प्रॉपर जो है एक हमारा सेंटर बना था बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी में, जब कल्चर स्टडी पहली बार आया था कि ठीक है जी हमने इसको पढ़ना लिखना है। तो इसी के तहत मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जो CCCS है, यानी कि सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडी है, इसने कुछ बुक्स जो है पब्लिश कराई थी। तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं, किताबें हैं जो इसके अंतर्गत पब्लिश हुई हैं। तो एक है ऑफ सेंटर फेमिनिज्म एंड कल्चरल स्टडी, ये CCS की बुक है। देन रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स, ये CCS की बुक है। देन द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, ये CCS की बुक है। देन बॉर्डर पेट्रोल्स पॉलिसिंग द बाउंड्रीज ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, तो ये भी CCS की बुक है। यानी कि जो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडी है उनके अंडर ये बुक्स आपकी पब्लिश हुई हैं। ये एक एक पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक एक MCQ है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है। कौन सी बुक किस राइटर की आई, किस साल आई, उसमें क्या कहा गया, तो ये है, ये बुक्स बेसिकली CCCS सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडी के तहत आई हैं। तो ये आपने सारा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि किस बुक में किसकी बात की गई है, तो वो नेम से ही आपको पता चल रहा है। पहली बुक थी ऑफ सेंटर फेमिनिज्म एंड कल्चर स्टडी, तो इसमें ऑब्वियसली फेमिनिज्म एंड कल्चर स्टडी की बात की गई है। दूसरा है रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स की, कैसे कुछ रिचुअल एंड रूल्स रेगुलेशन लगा के हम चीज़ों को रोक देते हैं। जैसे होता है ना कि ये नहीं करना वो नहीं करना, रिचुअल लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं। द एम्पायर स्ट्राइक बैक, कैसे एक बहुत बड़ा एम्पायर ने दोबारा वो आया, कैसे कोई चीज़ समय के साथ खत्म हो गई थी वो वापस आई। बॉर्डर पेट्रोल्स पॉलिसिंग द बाउंड्रीज ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, बॉर्डर पेट्रोल जैसे बॉर्डर पे कैसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लोग यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, तो कैसा उनके साथ डील होता है। तो ये जो सारी बुक्स है ना, इनके नेम को पढ़ के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें कहा गया होगा। और एक टिप दूँ आपको इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग, जितनी भी बुक्स हैं लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड इसको लेकर, उसमें बुक का नेम पढ़ के ही बहुत हद तक आइडिया हो जाता है कि उसमें क्या कहा गया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी कल्चर रिप्रोडक्शन की। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आप सबको पता है, रिप्रोडक्शन बोले तो पैदा करना, पर यहाँ पे वो पैदा करना नहीं है कि इंसान बच्चों को पैदा कर रहा है। यहाँ पे कल्चरल रिप्रोडक्शन की, कल्चर से भी कैसी चीज़ें आगे से आगे रिप्रोड्यूस होती हैं। तो इसके तहत दोस्तों बेसिकली बुक मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगी। एक बुक थी कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन, ये 1977 में 1977 में आई थी।
और इसे पायरे बॉर्ड्यू एंड जीन क्लॉड पैटरसन ने दिया था। तो ध्यान से देख लीजिए, बुक का नेम है कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन, आई है 1977 में। दो राइटर्स ने मिलकर दी है, पियर बॉर्ड्यू एंड जीन क्लॉडी पैटरसन ने। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने बेसिकली कल्चरल कैपिटल को बताया कि कल्चर की भी एक अपनी पूंजी है। जैसे कहीं का कल्चर अगर रिच होता है ना, अच्छी उसमें चीज़ें हैं, अच्छा खान पान है, अच्छा रहन सहन है, तो वो फिर वो जो भी लोग हैं, वो जो भी सोसाइटी है जहाँ पे वो रिचनेस होती है खान पान में, रहन सहन में, पहनावे में, वो जो कल्चरल रिचनेस होती है वो उसकी कैपिटल ही तो है। अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन होगा तो आपकी बुद्धि पे वैसे प्रभाव पड़ेगा, वैसे डील करोगे, आप सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा होगे। सो कल्चरल कैपिटल, कल्चर अगर रिच है, कल्चर पैसे की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर ऐसे अगर रिच है तो वो उसकी पूंजी ही होती है। तो वो यही उन्होंने बताया कि कैसे 1960s में, 1960 में फ्रांस में एजुकेशन सिस्टम क्या था और कैसे वो परफॉर्म कर रहा था। तो बेसिकली तो उन्होंने कल्चर और सोसाइटी को ही लिया है कि कैसे कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है, कैसे सोसाइटी का प्रभाव पड़ रहा है। पर इसमें उन्होंने बेसिकली पॉइंट क्या लिया कि 1960 के दशक में फ्रांस में जो बच्चे पढ़ रहे थे, तब जो एजुकेशन सिस्टम था, हाउ दैट वाज वर्किंग, वो बेसिकली कैसे काम कर रहा था, उस एजुकेशन को प्रोवाइड करने से सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, कल्चर कैसे ग्रो कर रहा था। ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ जो एजुकेशन है वो रूट है हमारी सोसाइटी की। अगर आप एजुकेशन सही से दोगे ना तो बाकी सारी चीज़ें खुद सॉर्टेड हो जाएंगी। जैसे वृक्ष होता है ना दोस्तों, तो वृक्ष में जो बुराइयां हमें दिख रही हैं वो तना है, हम बार बार काटते हैं, मुलजिम को मार दो, मुलजिम को सजा दो, पर कोई भी जड़ नहीं दिख रहा है कि जड़ उसकी कहाँ पे है। तो जड़ पे जो है ये बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों हम इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, किसके पास कितनी पूंजी है। आज ना ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत पहले भी नहीं थी। हाईलाइट करने की जरूरत है कि जो भी वो कर रहा है उसको मेंटल पीस कितना है, उसको खुशी कितनी है, इसको हाईलाइट करना चाहिए। ये पता नहीं ऐसे मेरे मन में आया क्योंकि लोगों में ना गलत मैसेज आ रहा है आजकल, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, शो ऑफ होना चाहिए, तो उस चक्कर में लोग गलत रास्ते पे चल पड़ रहे हैं। अगर ये शो ऑफ ना हो तो गलत रास्ते पे लोग चलेंगे नहीं और गलतियाँ होंगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना एजुकेशन बहुत हद तक सही कर सकता है। तो खैर इसने तो अपनी इस बुक में फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम लिया 1960 का और एक्सप्लेन किया कि भाई 1960 में जो भी एजुकेशन सिस्टम था, जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो उसने कैसे हेल्प की, कैसे वहाँ का कल्चर ग्रो हुआ और कैसे सोशल प्रोडक्शन हुई, मतलब हाउ कल्चरली दे रिप्रोड्यूस, हाउ सोशली दे रिप्रोड्यूस, कैसे बढ़ावा मिला कल्चर को और सोशल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे अब मैं बात कर लूँगी कल्चर कैपिटल की। ये मैंने हल्की सी हिंट तो आपको दे ही दी है कि जो भी कल्चर जितना रिच होगा, रूल्स में, रेगुलेशन में, रिचुअल्स में, खान पान में, रहन सहन में, पहनावे में, सोच में, वो उसकी पूंजी ही है ना। क्योंकि जो जैसा ग्रो होगा, जिस एनवायरनमेंट में ग्रो होगा, वही वो बन के निकल के आएगा। सो कल्चर कैपिटल क्या बताता है दोस्तों? कल्चर कैपिटल हमारी हर चीज़ बताता है, हमारी एजुकेशन, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा बोलने का तरीका, हमारा ड्रेसिंग करने का तरीका, हमारा बिलीफ, यानी कि किसी भी सोसाइटी में जो भी लोग मौजूद हैं वो कैसे खा पी रहे हैं, कैसे रह रही हैं, क्या उनका पहनावा है, वो सारी चीज़ें इसमें आती। कल्चर की कैपिटल, कल्चर की पूंजी, कि वो कैसे खुद रिच है, कि वो वहाँ के लोगों को रिच बना रहा है मेंटली लेवल पे। डन, तो दैट इज कल्चर की कैपिटल। कहाँ से आती है कल्चर की कैपिटल? कैसा कल्चर होगा उस वजह से आती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब हमारे सामने है काउंटर कल्चर। ठीक है, काउंटर कल्चर जैसे हम क्या बोलते हैं ना कि काउंटर किया, जैसे काउंटर हो गया है मुलजिम का, एंड देखते हैं मुलजिम के साथ क्या होगा, जैसे वो जो हमारा कल्प्रिट है उसके साथ क्या होगा। तो वैसे दोस्तों क्या होता है एक्चुअली, जब इतने सारे हमारे कल्चर मौजूद होते हैं तो कोई एक ऐसा कल्चर होता है जो सामने वाले को बार बार हिट करता रहता है, उसके साथ चलता है और अपनी डोमिनेंस भी शो करता है। ठीक है, काउंटर कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो मेन कल्चर चल रहा है डोमिनेटिंग, उसके साथ साथ चलेगा और उसको हिट करता रहेगा। जैसे नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ,
नॉर्मली क्या है, इंसान अपने घर पे रहता है, कमाता है, खाता पीता है, जिंदगी बनाता है, और बीच बीच में गैप टू गैप वो घूमने जाने रहता है। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। पर एक आपने हिप्पी कल्चर सुना होगा, वो पूरी जिंदगी ट्रैवल ही करते रहते हैं, वो ट्रैवल ही करते रहते हैं, जहाँ पे रहेंगे वहीं पे खाएंगे पियेंगे कमाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो एक नॉर्मल कल्चर है, मैक्सिमम 99.99% जो जनता है वो एक जगह पे टिक रही है, कमा रही है, खा रही है, पी रही है, रह रही है, सरवाइव कर रही है फैमिली के साथ। पर उसी के साथ ही 0.1% है हिप्पी कल्चर, ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग में ही रहेंगे और उसी में ही वो अपनी ज़िंदगी बिता देंगे। तो ये होता है कि जो मेन कल्चरल सिस्टम है आप उसको हिट कर रहे हो, आप उसके अपोजिट चल रहे हो, आप उसके एंटी चल रहे हो, आप उसके आगे जो वो कर रहा है बिल्कुल उसका अपोजिट कर रहे हो और उसके साथ साथ ही चल रहे हो। यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं एक जगह पे रहने वाले वो भी सोसाइटी पे मौजूद हैं, और जो ट्रैवलिंग वाले लोग हैं ये भी मौजूद है। तो ये पैरेलल चल रहे हैं ये सिस्टम हमारी सोसाइटी में, है ना। पर मेन डोमिनेटिंग तो यही है जगह पे टिक के रहने वाला, पर ये हिप्पी कल्चर भी प्रॉपर चल रहा है। तो ये होता है काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर होता है, ये 1960 में ये टर्म आई थी कि कैसे जो डोमिनेट कल्चर है जो मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई एक और चीज़ भी कैरी करती रहती है। बेस्ट एग्जांपल है इसमें हमारा हिप्पी लोग, ठीक है। नॉर्मली जो डोमिनेट कल्चर है एक जगह टिक के लोग रहेंगे, सर्वाइव करेंगे। हिप्पी लोग टाइम टाइम पे वैसे चेंज करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बात यहाँ पे करूँगी कल्चरल रिलेटिविज्म की। तो यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म कुछ नहीं है कि जैसे कोई भी जो इंसान होता है ना दोस्तों, उसके क्या बिलीफ हैं, उसकी क्या उसके विश्वास हैं, उसके आइडियोलॉजिकल सोच क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं उसकी, उसके क्या व्यू पॉइंट है, ये होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। तो एक्चुअली एक इंसान जैसे कल्चर में रहता है उसी प्रकार की उसकी सोच, बिलीफ और वैल्यूज़ जो हैं डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। जैसे कल्चर में वो रहेगा उसी से रिलेटिव चीज़ें वो सोचेगा, करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, डन। अब जो हिंदू कम्युनिटी में है वो वही बिलीफ होंगे, उसके पूजा पाठ एंड ऑल। जो मुस्लिम कम्युनिटी में है उसके भी बिलीफ होंगे अपने तरीके से, पूजा पाठ। कोई पर्शियन होंगे उनके अपने तरीके से। तो जो जिस कल्चर का हिस्सा होगा, जो वो देख रहा होगा, वैसा फिर वो सब करेगा और आगे बढ़ेगा। तो वो होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल कैपिटल, कल्चरल रिलेटिविज्म, कितनी सारी टर्म्स है ना। उसके बाद दोस्तों कल्चर स्टडीज़ में ही मैंने आपको पढ़ाना है कि कल्चर स्टडीज़ करके ही एक बाई मंथली पीयर रिव्यू जर्नल आया था। यानी कि इसी नेम से एक जर्नल आता था बाई मंथली, यानी कि 2 महीने में एक बार ये आता था कल्चर स्टडी करके, एक मतलब काइंड ऑफ एस्से या रिव्यू कह लीजिए जर्नल। ये इसको कुछ लोग मिलके जो है रिव्यू करते थे। तो बेसिकली ये यूएस बेस्ड था, मतलब पहले ये यूएस में था, मतलब पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में था और वहाँ पे इसके एडिटर थे जॉन फिस्के, पर बाद में फिर ये यूएस आ गया था। तो कल्चर स्टडी क्या है, ये एक बाई मंथली पीयर रिव्यू जर्नल है, यानी कि 2 मंथ में एक बार आने वाला जर्नल है जिसको पीयर रिव्यू कुछ लोग मिलके रिव्यू करके इसे देते थे, और यूएस बेस्ड था। पर खास बात क्या है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया में ये पब्लिश होता था, पर एडिटर थे जॉन फिस्के जो इसे यूएस ले आए थे, ओके। और फिर 1987 में इसको रॉटलेज ने पब्लिश किया। सो कल्चर स्टडी क्या है, एक जर्नल है। पहले कहाँ पब्लिश होता था, आपके ऑस्ट्रेलिया में, फिर कहाँ आ गया, यूएस में। कौन लेके आया यूएस में, जॉन फिस्के जो इसी के एडिटर थे ऑस्ट्रेलिया में। फिर जब ये आपका यूएस में आ गया 1987 में, वहाँ पे इसको पब्लिश किया रॉटलेज ने, ठीक है। तो ये एक जर्नल है, पहले आपका ऑस्ट्रेलिया था, फिर ये यूएस आया, कौन इसे लेकर आया, कौन इसके एडिटर थे, यूएस में किसने पब्लिश किया, ये एक एक पॉइंट एक एमसीक्यू है। कल्चर स्टडी में ना बेसिकली आपको बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे क्रिटिक, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे आ गए हैं अब हमारे ये पर्सन। तो ये आपके ऑब्वियसली एक कल्चरल क्रिटिक ही है, और आपकी जो प्रीति मंडियाल है वो टीचर यानी कि मैं यही चाहती हूँ कि आपने सिर्फ शेक्सपियर या चौसर वगैरह के फोटो ना देखे हो, बल्कि ये सारे भी देखे हो। तो कौन है ये क्रिटिक, इन्होंने क्या नॉलेज दिया और आगे क्या आने वाला है कल्चर स्टडी में, वो हम देखेंगे आने वाले लेसन में, ठीक है। तो आज का लेसन हमारा फिनिश होता है। देखो ध्यान से एक बात का ध्यान रखना, हर लेक्चर को सीक्वेंस में करना,
प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से चीज़ों को समझना, बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, माइंड में बिठाना, यही से ही आपके प्रश्न निकल जाएंगे और सदाबहार माइंड ब्लोइंग तैयारी हो जाएगी। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। और ये पूरा कंप्लीट कोर्स हर यूनिट पे हमारे अपने पॉकेट पढ़ाई ऐप पर मौजूद है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आइए। स्टडी मटेरियल भी है सारा प्रिंटेड फॉर्म में प्रॉपर मौजूद है, एंड वीडियो लेक्चर को, स्टडी मटेरियल, PDF, MCQ, मॉक टेस्ट सब मौजूद है। तो आइए और अपना सपना पूरा करिए। तो मिलते हैं इसके साथ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। इन राइटर एंड ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करेंगे आने वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।